अपने चैनल पर एक बार फिर से आपके सामने बड़ी अपडेट के साथ में मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में, जहां पर दोस्तों पूरब से लेकर पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा 2 दिन पहले साफ हुआ था। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सेंट्रल इंडिया के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में हुए सीधे मुकाबले में बीजेपी चारों खाने चित्त हो चुकी है। दोस्तों क्या है यहाँ के नतीजे, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ बीजेपी का नेता एक वोट से हारा चुनाव जमकर काटा है बवाल। बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। और साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के अंदर तथाकथित धर्म संसद के नाम पर देश में अशांति फैलाने के लिए भड़काऊ बयान दिया गया। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वायरल होते हुए नजर आए, जिसमें दोस्तों खुले तौर पर हिंसा और मारकाट की बात की गई। इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने जब मुद्दे को उठाया है, तो उत्तराखंड की पुलिस को दबाव में FIR लिखना पड़ा है। आखिर किस किस तथाकथित साधु पर लिखे गए हैं FIR, इसकी पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों बिहार में जीतन राम मांझी के मामले को लेकर क्या टूटने वाला है NDA गठबंधन। UPA गठबंधन नया शेप लेने लगा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बयानों ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। बताएंगे आपको दोस्तों इसके बारे में पूरी अपडेट। साथ ही साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान में बीजेपी को पटकनी देने के बाद जिला प्रमुखों के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ में दोस्तों लखनऊ में मौजूद रहे अखिलेश यादव, लेकिन दूर से मॉनिटरिंग करते रहे, और इस दौरान चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सपा और RLD के कार्यकर्ताओं ने बना दिया एक और बड़ा रिकॉर्ड। इसके बारे में चलेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं और देश में शांति के लिए परिवर्तन उत्तर प्रदेश में जरूरी है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए तकरीबन 4 साल होने को जा रहा है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कुछ किलोमीटर दूर राज्य में अभी तक उठ नहीं पाई है। दोस्तों यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को जनता ने एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर कहीं न कहीं खतरे की घंटी बजने लगी है। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट जो छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहाँ पर 10 जिलों के अंदर 15 नगरीय निकायों के चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें 12 निकायों में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर केवल एक निकाय पर ही चुनाव जीत पाई है। कुल मिलाकर ये तगड़ा हार भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले भिलाई नगर निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 21 और भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली है, जबकि 6 निर्दलीय जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी गढ़ है, उन सभी जगह पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के गढ़ों में भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ में भी जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में बीजेपी से काफी आगे निकल गई कांग्रेस पार्टी। 90 सीटों में से 75 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई है, जबकि बीजेपी को 12 सीटें और निर्दलियों को 3 सीटें मिली है। आपको बता दें कि इस तरीके का प्रचंड जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, वो भी उस राज्य के अंदर जो कुछ 1 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश से। और ऐसे में एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर दोस्तों एक वोट से हारे भाजपा का प्रत्याशी ने जोरदार हंगामा किया है, तोड़फोड़ करके धरने पर बैठ गया। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इस नतीजे में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है, लेकिन एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 1 वोट से चुनाव हार गया, जिसको लेकर उसने जोरदार बवाल काटा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले पर हिरासत में भी ले लिया। और एक और जानकारी की माने तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ साथ 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों कहीं न कहीं इन चुनावों को धार्मिक रंग में रंगने के लिए बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था उत्तराखंड के अंदर, जिसमें तथाकथित तौर पर धर्म संसद कहा गया था और तथाकथित साधु आकर इस पर अपना बयान दे रहे थे सोशल मीडिया पर। 3 दिनों का ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक के बाद एक भड़काऊ भाषण दिए गए हैं। यहाँ तक कि हिंसा और हत्या तक करने को लेकर बातें कही गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ तक कि दोस्तों पुलिस प्रशासन से संविधान को गाली दिए जाने को लेकर भी कार्रवाई करने की मांग की गई। बहुत दबाव बनाने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बाद आखिरकार उत्तराखंड की पुलिस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधित वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध में IPC की धारा 153A के तहत मुकदमा दायर किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस ने यह जानकारी दी है। हालांकि दोस्तों उन लोगों की कोई जानकारी नहीं दी गई, जो अन्य लोग बताए गए हैं उनके क्या नाम है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करती है। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उचित न्याय होना चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के बीच आपको बता दें कि एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होंगे चुनाव, इसको लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के संबंधित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव टालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलेक्शन
कमीशन से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया से लेकर कई सारे लोग प्रदर्शन करते हुए भी ये मांग कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जिसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है, यहाँ तक कि इंग्लैंड और चाइना जैसे देशों को लॉकडाउन करना पड़ा है। और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए मैं अपील करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव टालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग फैसला ले। दरअसल दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बातें कही जा रही जो अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को बल देता है कि लॉकडाउन करने से बेहतर होगा कि इलेक्शन को रोका जाए, ताकि लोग अपने नौकरियों पर जा सके, कमा सके और परिवार चलाने इतना पैसा इकट्ठा कर पाए। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के कारण सभी की स्थिति खराब हो जाती है और ऐसे में चुनाव तो इसके बाद भी हो सकते हैं। देखते हैं इस पर सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया जाता है। लेकिन बिहार को लेकर हमारे पास जो तजुर्बा है वो ठीक नहीं है। सरकार पर दबाव बनाने के बावजूद भी कोरोना को लेकर सरकार ने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया था, जिसके बाद दूसरी लहर हमने देखी थी किस तरीके से पूरे देश में फैल गई थी। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि राजस्थान के 4 जिलों के जिला प्रमुख पद के लिए पूरे हो चुके चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2 और भारतीय जनता पार्टी को 1 जिले में जीत हासिल हुई है, जबकि 2 जिलों में बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक ही जगह पर जिला प्रमुख बना पाई है। कांग्रेस पार्टी को 2 जिलों में बहुमत था, दोनों जगह उन्होंने अपना जिला प्रमुख बना लिया है। यहाँ तक कि तीसरा जिला प्रमुख भी कांग्रेस पार्टी का ही बना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह ने लोकसभा सत्र के 12 जिले में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होते हुए भी अपना जिला प्रमुख नहीं बना सकी, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों लखनऊ में अखिलेश यादव बैठे हुए थे और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे समाजवादी पार्टी और आरएलडी की हो रही रैली का, जो किसान दिवस के रूप में मनाई गई, किसान रैली के तौर पर मनाई गई। इतने दिन जो रैली हुई है उससे ये तय होना था कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कोई रंग लाएगा। इसको लेकर कई सारे सवाल इसलिए खड़े किए गए थे कि पहली बार जब दोनों नेताओं यानी आरएलडी के प्रमुख और अखिलेश यादव के बीच में एक समझौते के तहत एक बड़ी रैली, संयुक्त रैली की गई थी, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। यहाँ तक कि रैली पूरी तरीके से खचाखच भर गया था, बाहर भी पैर रखने की जगह नहीं थी, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल भी हुई, जिसके बाद मीडिया के और खासकर गोदी मीडिया के लोग कहने लगे कि ये तो एक हो सकता है कि एक एक्सेप्शन हो, क्योंकि इस तरीके की रैली आयोजन करने के लिए कई महीने से इंतजार किया जा रहा था और इसीलिए इतनी बड़ी रैली हो गई होगी। लेकिन दोस्तों दूसरी और किसान दिवस यानी 23 दिसंबर को बीते दिन अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख के बीच संयुक्त रैली होने वाली थी, लेकिन इस रैली में अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए। आप लोग जानते हैं कि कोरोना का मामला उनके परिवार में कई लोगों के पता चलने के बाद अखिलेश यादव ने भी अपने आप को 3 दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया है और इसीलिए रैली में नहीं पहुंचे। लेकिन अखिलेश यादव ने लखनऊ से ही अपना समर्थन किया है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए, जिस पर टिप्पणी करते हुए आरएलडी के प्रमुख ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने वकालत की है, आज बाबा सीएम को और मोदी को नींद नहीं आने वाली है। श्री जयंत चौधरी ने ये बातें कही है। आपको बता दें कि किसान दिवस पर यह बड़ा भव्य आयोजन किया गया था और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी थी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव खुद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था उपस्थित रहने के लिए, तो बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। इसका सीधा मतलब यह है कि वोट का ट्रांसफर भी होगा। अखिलेश यादव की बातें सुनकर सपा के कार्यकर्ता पूरी तरीके से अमल करते हैं। और एक और जानकारी की माने तो लोकसभा के चुनाव से पहले ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, यही कहीं न कहीं एक सेमीफाइनल है। और इस तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड के अंदर 35 सीटें मिल सकती है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 32, बीएसपी को 1 और अदर्स को 2 सीटें मिल सकती है। लोक पोल की तरफ से ये दावा किया गया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि क्या टिकैत और जयंत चौधरी एक साथ हवन करते हुए दिखाई दे रहे थे, कोई राजनीतिक मुलाकात भी थी, इसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे राकेश टिकैत और उनके साथ में मौजूद रहे थे जयंत चौधरी, जिसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई जयंत चौधरी की आरएलडी का समर्थन भारतीय किसान यूनियन करेगा, क्या टिकैत करेंगे। हालांकि टिकैत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका बैनर पोस्टर ना लगाए। और ऐसे में दोस्तों क्या बीकेयू किसी का समर्थन करेगा, इसको लेकर टिकैत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बीकेयू फैसला लेगा जब सरकार के साथ उसकी बातचीत हो जाएगी। 15 जनवरी तक का समय दिया गया है, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ में हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। राहुल गांधी ने दिल्ली में बुलाया है कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के लगभग सारे दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। सभी लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं दिल्ली। यहीं पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर सबके बीच में क्या दिक्कत है, क्यों पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता इस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अयोध्या जमीन घोटाले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया। इन जमीनों को अधिकारियों से लेकर पुलिस अफसर, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने खरीदा है। इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी है। विशेष सचिव राधेश्याम मिश्र की मामले में जांच सौंपी गई है। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के 300 सीट जीतने के दावे पर तंज कसते हुए कह दिया कि अगर ऐसा होता तो चुनाव के दौर में इतनी लुभावनी घोषणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी पड़ती, छात्रों को लालच देने की जरूरत नहीं पड़ती।
केंद्रीय नेताओं व मंत्रियों को थोक में यूपी में आकर चुनाव प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मायावती ने दावा किया है कि इस बार सत्ता में बीएसपी ही आएगी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता यही फीडबैक हमको लगातार दे रहे हैं। प्रदेश की जनता बसपा के साथ में है और बसपा को सरकार में लाने के लिए पूरी तरीके से मजबूती से काम कर रही है। एक और अपडेट की माने तो प्रशांत किशोर ने बयान देते हुए कहा कि मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। और वहीं दोस्तों एक और अपडेट की माने तो हरीश रावत के बयान के बाद कई सारे विधायकों ने भी अब और सांसदों ने भी उनका समर्थन कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व सीएम और चुनावी अभियान का संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बुधवार को फेसबुक पोस्ट पर कहा कि चुनावी रूपी समुद्र में तैरना है, लेकिन संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ बढ़ाने की जगह मुंह फेर रहा है, जिसको लेकर नकारात्मकता भूमिका संगठन की तरफ से निभाई जा रही है। सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए थे, जिस पर आला कमान ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस पर बात करने के लिए सभी उत्तराखंड के बड़े नेताओं को बुलाया है दिल्ली। इसी के साथ में आपको बता दें कि बसपा के प्रमुख मायावती बोली, कहा पार्टी 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सभी मंडल इंचार्ज और जिला अध्यक्ष तैयारी में जुट जाएं। इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली जाए। इसी के साथ में 7 साल में बीजेपी विरोधियों पर 570 छापे पड़े हैं। यूपीए 2 में विपक्षियों के यहाँ हुई थी 85 रेड। आपको बता दें कि बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से एन पहले बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मारी गई रेड को लेकर जब खुलासा हुआ है तो इससे ये पता चला है कि बीजेपी ने अपने 7 सालों के अंदर 570 रेड मरवाई है, जबकि यूपीए 2 गठबंधन के समय में केवल 85 रेड पड़ी हुई थी। यानी कांग्रेस पार्टी के 60 साल के इतिहास में भी इतनी रेड नहीं पड़ी जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल 7 सालों में 570 छापे पड़े हैं। यानी अपने आप में इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो लखनऊ में लड़कियों के लिए मैराथन स्टार्ट करेंगी कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी। मायावती ने विरोधियों पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा उनकी तरफ से दिया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, अब राज्य के अंदर 26 दिसंबर को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन लखनऊ में कराया जाएगा। झांसी में भी होगी। इसमें 16 से लेकर 28 साल तक की लड़कियां शामिल होगी। कांग्रेस ने बताया कि मैराथन 5 किलोमीटर की होगी। इसमें पहले 3 स्थान पर आने वाले विजेताओं को स्कूटी दिया जाएगा। इसके अलावा 4वें स्थान पर आने वाले को और 25 स्थान तक आने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट और बैंड देने का ऐलान किया गया है। मैराथन को राजीव शुक्ला और अभिनेत्री मंदिरा बेदी भी हरी झंडी दिखाने वाली है। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी को और जोर शोर से शुरू कर दिया है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो राजस्थान के अंदर आरटीआई कार्यकर्ता के शरीर में ठोकी गई कीलें, जिसको लेकर राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के शासित प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के दावे को कमजोर करती है। इस पर देखते हैं राजस्थान सरकार क्या कदम उठाती है। एक और जानकारी की माने तो मायावती ने फोन टेपिंग के मामले पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बिठाने लगे हैं। राजनीतिक पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब जमकर मढ़ रहे हैं। इस बीच बसपा के सुप्रीमो मायावती ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं के फोन टेप करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी तो कांग्रेस पार्टी भी यही करती थी। अब केंद्र सरकार में बीजेपी है तो वो भी यही कर रही है। आगे मायावती ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता को लोगों को जागरूक करने के लिए हर गाँव और शहर जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी, एसपी और अन्य पार्टी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान बनाने की पूरे चुनाव को कोशिश कर रही है। पार्टी के नेताओं को बसपा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ सत्ता में रहे विपक्षी दलों के द्वारा हमारी जन विरोधी नीतियों के बारे में भी बताना चाहिए। और इसी के साथ में आपको बता दें कि एक और अपडेट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए थे। 2100 करोड़ रुपए की तथाकथित तौर पर उन्होंने सौगात दी है। बोले कुछ लोग गाय गुनाह होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए तो माँ है। दरअसल प्रधानमंत्री का बयान उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में आया है दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशु का है। और ऐसे में कई सारे लोग इससे इतने परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने की हुंकार भरते हुए कह रहे हैं कि वो रात भर अपने खेत में जगे रहते हैं केवल आवारा पशुओं से बचाने के लिए अपनी फसलों को। और इसी तरह की सरकार अगर चलती रही तो आगे भी उनको पूरी रात जगना होगा और इसीलिए वो सरकार ऐसी नहीं चाहते। जिस पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने इशारों में ये बातें कही है और उन लोगों को समझाने की कोशिश की है कि गाय हमारी माता है और इसीलिए सरकार के फेलियर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कहीं न कहीं वो इसी तरीके का बयान देने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा छुपाकर उन्होंने बयान दिया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। लेकिन दोस्तों आवारा पशु का जो मामला है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, आप लोग की क्या कुछ एनालिसिस है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि सरकार की तरफ से बहुत से दावे किए गए हैं कि गौशालाएं बनाई गई है, लेकिन ये गौशालाएं कहां पर है, क्योंकि ज्यादातर पशु बाहर ही घूमते हुए दिखाई देते हैं और खेतों में घुस जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इस पूरे मामले पर बुरी तरीके से फंसी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो कुछ भी राय रहेगी लिखिएगा
लिखेगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा राम के नाम पर हो रहा है भ्रष्टाचार, हम इनका भ्रष्टाचार उजागर करके छोड़ेंगे। राम के नाम पर जो लूट चल रही है उस लूट को रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि नागालैंड हिंसा के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था नागालैंड, जहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार की है और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को ये रिपोर्ट सौंप दी है। अमित शाह ने जो दावा संसद में किया था उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। 4 संसदीय सदस्यों की कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में भंवर जितेंद्र सिंह नागालैंड के प्रभारी समेत कई और लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नागालैंड दौरा करके रिपोर्ट तैयार की है। कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कल यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। देखते हैं क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कहती है। इस बीच आपको बता दें कि सपा और रालोद के जनसभा में एक हादसा हो गया। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही टूट गया प्लेटफॉर्म, कई नेता नीचे गिर गए और कई लोग घायल भी हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जयंत चौधरी की तरफ से उन सभी को सुरक्षित किया गया है, इलाज भी कराया गया। जो छोटी मोटी इंजरी हुई है उस पर भी ध्यान दिया गया है। इसी बीच लुधियाना कोर्ट में जबरदस्त धमाका हुआ है, एक की मौत। सीएम बोले, कहा अराजकता फैलाने का प्रयास पंजाब में किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और इसीलिए कहीं न कहीं राज्य को इनस्टेबल करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए इस तरीके के कुकृत्य किए जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आप लोगों ने देखा था किस तरीके से बेअदबी की गई थी और बाद में हत्या भीड़ की तरफ से कर दिया गया था। इसी के साथ में कपूरथला के अंदर भी एक ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था और बाद में अब लुधियाना कोर्ट के अंदर जबरदस्त धमाके का ये मामला सामने आया, जो कहीं न कहीं इंटरनल सिक्योरिटी पर कई सारे सवाल खड़े करता है और मोदी सरकार की भी पूरे खुले तौर पर पोल खोलता है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है और ऐसे में पंजाब की सिक्योरिटी मजबूती से सुनिश्चित होनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर इस पर कोई फेलियर है तो कहीं न कहीं आप लोग क्या मानते हैं, क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या होम मिनिस्टर इस बात को पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं और कहीं न कहीं इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से मजबूत करने में मोदी सरकार विफल दिखाई दे रही है। इंटेलिजेंस की कमियां भी नजर आती है। आप लोग की क्या कुछ राय है इसके पीछे, किन लोगों का हाथ है और दोस्तों इस तरीके की चीजें होने से किसका फेलियर है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो लालू प्रसाद यादव के विकिपीडिया के साथ में छेड़खानी की गई है। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव की तस्वीर विकिपीडिया पर उनके छपे हुए प्रोफाइल में लगा हुआ था, लेकिन अचानक से उस तस्वीर को हटा दिया गया और खुराफात करते हुए उस तस्वीर की जगह एक कुत्ते की तस्वीर लगा दी गई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और ऐसे में इसका जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया जा रहा है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट है, जहां पर केंद्र सरकार ने जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सभी से कहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज किया जाए, टीकाकरण पूरे देश के अंदर जल्दी से पूरा कर लिया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो मामला सामने आ रहा है कोरोना का, ये काफी तेजी से भारत में फैल सकता है और इसीलिए चिंता का विषय भी है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एक और अपडेट की माने तो साल 2019 में खट्टर सरकार ने ढोल नगाड़ा पीट कर किया था एंटी करप्शन सेल बनाने का ऐलान, 2 साल के बाद नकारा साबित हुआ है। आरटीआई के खुलासे के बाद खट्टर सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में एंटी करप्शन सेल बनाने का ऐलान बड़े धूमधाम से किया था, लेकिन 2021 में दोस्तों जब इसके बारे में आरटीआई के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। खट्टर ने 9 दिसंबर 2019 को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर पंचकुला जिले में एक कार्यक्रम किया था। इस भव्य कार्यक्रम में सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन सेल बनाया जाएगा। सरकार ने बाकायदा बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए थे, अखबारों में विज्ञापन तक छापे गए थे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने इस कार्यक्रम के तहत की गई घोषणा को लेकर सवाल पूछा तो हैरान करने वाला जवाब मिला। पीपी कपूर ने बताया कि 24 नवंबर को सीएम सचिवालय यानी चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट ने कहा कि अधिकारी ने 14 दिसंबर को बताया कि सीएम के द्वारा की गई ऐसी कोई भी घोषणा कार्यालय में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री इस तरीके के ऐलान कर दे रहे हैं जो उनके कार्यालय के लोगों को पता ही नहीं है, कार्यालय में लिखा ही नहीं है। यानी दोस्तों आसानी से समझा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए किस किस तरीके के षड्यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके के झूठ बोले जाते हैं, सफेद झूठ तक बोले जाते हैं, उसका प्रचार भी धूमधाम से किया जाता है। तो दोस्तों कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी ने जो कश्मीर में परिसीमन होने वाला है, यानी जिसके तहत सीटों का बंटवारा होगा और बाद में चुनाव होंगे, उसका जो रिपोर्ट सामने आया है, इसका विरोध करते हुए 29 दिसंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ने परिसीमन आयोग के मसौदे के प्रस्ताव के खिलाफ 29 दिसंबर को मौन विरोध करने का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों परिसीमन आयोग की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर के अंदर 1 सीट बढ़ाई जाएगी, लेकिन जम्मू के अंदर 6 सीटें बढ़ाई जाएगी पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन विपक्षी पार्टी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कश्मीर से दोहरा रवैया करने की कोशिश की जा रही है, दोहरे व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इसका विरोध हम करते रहेंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मंजूरी नहीं दी है, एक बीजेपी को छोड़कर, और सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों जगह, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों जगह बराबर सीटें लगभग बढ़नी चाहिए और इस तरीके का समीकरण नहीं होना चाहिए जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाए। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो एबीपी न्यूज के सी वोटर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और अखिलेश यादव हो सकता है कि
कि योगी आदित्यनाथ को आने वाले 2-4-5 दिनों के अगले सर्वे तक पछाड़ भी दे, पीछे कर दे। इसी के साथ में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के महासभा यानी UNGA के अध्यक्ष हैं अब्दुल शाहिद, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने बूस्टर डोज भी ले लिया था, यानी 2 कोरोना के वैक्सीन उन्होंने लगा ली थी। इसके बाद एक बूस्टर डोज अलग से आता है, वो भी लगा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोरोना हो गया है। तो दोस्तों ऐसे में सचेत रहने की बहुत जरूरत है। और वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है। और मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 3 लेयर के मास्क लगाने से ही सुरक्षा और ज्यादा मजबूती से हो सकती है। तो आप लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।